हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हिरेन गोहिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस पर हिरेन गोहिल सर में। आज आपके लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। आज हम पढ़ने वाले कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें सीपीयू शेड्यूलिंग का क्या अर्थ है और ये सीपीयू शेड्यूलिंग अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के द्वारा कैसे की जाती है। हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एमपीपीएससी का पेपर हो, यहाँ तक कि पटवारी का पेपर ही क्यों ना हो, जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के उभरता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सीपीयू शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। इनके ऑब्जेक्टिव जरूर बन जाते हैं दोस्तों। तो आइए बिना आपका समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग से। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे आप अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने आप को प्रोसेस मान लीजिए या प्रोसेसर मानेंगे? आप अपने आप को क्या मान लीजिए? प्रोसेस। और मैं पढ़ा रहा हूं, आपका काम अभी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे क्या मान लीजिए? प्रोसेसर या प्रोसेस? आप मुझे प्रोसेसर मान लीजिए, ठीक है। आप स्टूडेंट्स क्या हो? प्रोसेस हो, मैं क्या हूं? प्रोसेसर। अभी आपने पूछा कि सर हमारा जो सिलेबस है कंप्यूटर का गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कितने समय तक का है? मेरा स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है 25 घंटे तक का है। कम से कम 25 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको कंप्यूटर की कोई चिंता नहीं गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए। तो आपने बोला सर 25 घंटे तक हम आपसे पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा? मिलना हाँ। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस पूरा हो गया कि चल रहा है? चल रहा है। अगर आपने 25 घंटे तक पूरा पढ़ लिया तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल वैसी बात है किसी प्रोसेस के साथ भी कंप्यूटर में। अगर प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सीपीयू का कुछ टाइम चाहिए तो वो टाइम क्या कहलाता है? उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम। अगर प्रोसेसर उस प्रोसेस को उसके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मिल जाता है तो प्रोसेस क्या हो जाती है? एग्जीक्यूटेड हो जाती है। याद रखिएगा, किसी प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए सीपीयू का कुछ टाइम चाहिए होता है। यह टाइम क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम। अगर उतनी देर के लिए उस प्रोसेस को प्रोसेसर में एलोकेट कर दिया जाता है या सीपीयू मिल जाता है तो प्रोसेस क्या हो जाती है? एग्जीक्यूटेड हो जाती है, ठीक है। सीपीयू पे अपने एग्जीक्यूशन करने के लिए किसी प्रोसेस को कुछ समय चाहिए होता है स्टूडेंट्स, वही समय क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम। इसे रनिंग टाइम या सीपीयू टाइम के नाम से भी रिफर कर दिया जाता है। मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं स्टूडेंट्स, इसमें मैंने वेरियस टाइम्स रिलेटेड टू प्रोसेस समझा हुआ है, जैसे अराइवल टाइम, एग्जिट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, आपका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, और अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में भी बता चुका हूँ इस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई कार्ड्स में आपको लिंक दे देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को जरूर रिफर करें तो आपको ये टॉपिक समझने में और आसान होगा, ठीक है। अब एक चीज तो हमको समझ में आ गई, किसी प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए सीपीयू का कुछ टाइम चाहिए होता है। यही टाइम उस प्रोसेस का क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम। अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि जैसे मान लीजिए हम हमारे कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर का प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए यूनिप्रोसेसर एनवायरनमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक प्रोसेसर एक समय में मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ रन कर सकता है कि एक प्रोसेस को ही एक ही समय में एग्जीक्यूट कर सकता है? वेरी गुड, एक प्रोसेसर एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है ना, ऐसा हम सब जानते हैं। तो एक प्रोसेसर एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में हम लोग क्या करते हैं? एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस को एक साथ मेन मेमोरी में क्या कर लेते हैं? लोड कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5 और ऐसे डॉट डॉट Pn प्रोसेसेस हैं। ये सब प्रोसेसेस कहाँ हैं? रेडी क्यू में, ठीक है। हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस है स्टूडेंट्स, P1 से लेके Pn तक। ये सब हमारे पास कहाँ है? रेडी क्यू में, मेन मेमोरी में, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही है। किसका? सीपीयू का। कोई भी प्रोसेस कब पूरी होगी? जब उसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या मिल जाएगा? सीपीयू। उसके बाद वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब मान लीजिए किसी प्रोसेस P1 को सीपीयू मिल गया कुछ देर के लिए, ठीक है। अब सीपीयू किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है? P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब P1 प्रोसेस को मान लीजिए सीपीयू ने कुछ समय तक एग्जीक्यूट किया, उसके बाद P1 प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस की आवश्यकता है। अब P1 प्रोसेस तो चली गई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज करने। अब उतनी देर के लिए जब तक P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रही है तब तक सीपीयू वेट करता रहेगा। किस प्रोसेस का? P1 प्रोसेस का। तो सीपीयू आइडल रहा, फ्री रहा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो पाया क्या? नहीं। तब हम क्या करते हैं कि जितने समय तक अभी P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास है तो सीपीयू अभी फ्री है, तो सीपीयू फ्री ना रहे तो हम
सीपीयू का कंट्रोल किस प्रोसेस को दे दें, P2 प्रोसेस को। P2 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए दे दें अगर सीपीयू को, तो हम सीपीयू के समय का यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए P2 प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर चली गई, तो हम किस प्रोसेस को ले लें। अगर P1 प्रोसेस वापस आ गई हो तो P1 प्रोसेस को ले लें या P3 प्रोसेस को ले लें। इससे क्या होगा कि हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन अधिक से अधिक कर पाएंगे, सीपीयू कम समय तक फ्री रहेगा, हम सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ा पाएंगे, अधिक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे एक निश्चित समय में। तो यही होता है स्टूडेंट सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि रेडी क्यू में अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो कोई एक प्रोसेस सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए देना, और जब वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने गई या मान लीजिए कंप्लीट होकर बाहर ही चली गई सिस्टम से, तो किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाना, उसके बाद किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाना सीपीयू के द्वारा। किसी प्रोसेस को कितने समय तक सीपीयू का एग्जीक्यूशन देना है, उसके बाद सीपीयू का कंट्रोल किस प्रोसेस के पास जाएगा, यही चीज क्या कहलाती है, सीपीयू शेड्यूलिंग। अब यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास जो डिस्क होती है सेकेंडरी स्टोरेज, उसमें एक जॉब पुल होता है। जॉब पुल जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, उन नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से जो जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी, उस प्रोसेस को जॉब पुल से रेडी क्यू में डालना, ये किसका काम होता है स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। एक चीज याद रखिएगा, जो डिस्क होती है उसमें एक जॉब पुल होता है, उसमें वेरियस जॉब्स रहती हैं जिसे हम जॉब पुल कहते हैं। जॉब पुल से जो जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी उन्हें रेडी क्यू में डालना, ये किसका काम है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। यहाँ पे एक चीज आती है जॉब पुल से रेडी क्यू के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, जॉब पुल से जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होने कहाँ डाल देना, रेडी क्यू में। अब रेडी क्यू और सीपीयू के बीच में अभी हमने पढ़ा था शेड्यूलिंग हो रही है। ये शेड्यूलिंग का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है कि किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करना रेडी क्यू में से सीपीयू के लिए, कि सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कितने समय तक करे, उसके बाद किस प्रोसेस को ले, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी क्यू में से अलग अलग प्रोसेस को सिलेक्ट कौन करता है, सीपीयू के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू में, उसमें से कौन सी प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा, कितने समय तक सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सीपीयू किस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए लेगा, ये काम किसका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। अब यहाँ पे एक और चीज हमारे फोकस में आती है, वो क्या है, डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, हमारे पास P1, P2, P3, P4 ऐसे अलग अलग प्रोसेस है। अब मान लीजिए P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था हमारा सीपीयू, अब P1 प्रोसेस के बाद सीपीयू को किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो सीपीयू का कंट्रोल P1 प्रोसेस से हटाकर P2 प्रोसेस को प्रदान करना, जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती तब P2 से हटाकर P3 प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल प्रदान करना, ये काम किसका स्टूडेंट्स, डिस्पैचर का। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और डिस्पैचर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो रेडी क्यू से सीपीयू के बीच में शेड्यूलिंग का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और सीपीयू का कंट्रोल एक प्रोसेस से हटा के दूसरी प्रोसेस को कौन प्रदान करता है, डिस्पैचर। अब यहाँ पे एक और चीज आती है मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मान लीजिए कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी, जैसे P1 प्रोसेस, अब वो प्रोसेस अभी भी मेन मेमोरी में अगर पड़ी है, तो हमारे मेन मेमोरी को जबरन घेर रही है, वो है ना, फ्री नहीं कर रही है। पर हमें नई प्रोसेस हो सकता है जॉब पुल से और उठा के डालना हो मेन मेमोरी में, तो हमारी मेन मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम एक चीज का प्रयोग करते हैं, वो चीज क्या है, मिड टर्म शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है ना, वो क्या करता है, स्वैपिंग का काम करता है। अब जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर चुकी, वो प्रोसेस जबरन में जगह घेर रही है हमारे मेन मेमोरी में, रेडी क्यू में, तो हम क्या करें, जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है उसे मेन मेमोरी से हटा दे ताकि नई प्रोसेसेस के लिए जगह बन पाए। तो मेन मेमोरी को क्लियर करना, जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी उनसे, जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी उन्हें स्वैप आउट कर देना, स्वैपिंग करना उनका, ये काम किसका है, हमारे मिड टर्म शेड्यूलर का। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मेन मेमोरी को फ्री करता है, ये आप याद रखिएगा। जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर चुकी है उन्हें मेन मेमोरी से हटाना ताकि नई आने वाली प्रोसेस के लिए जगह बन सके, ये काम किसका, मिड टर्म शेड्यूलर का। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ डिस्पैचर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से बच्चों मन में ऐसे डाउट आते हैं कि सर जो अलग अलग शेड्यूलर हैं और डिस्पैचर हैं जो आपने अभी हमारे साथ डिस्कस किए, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो याद रखिएगा मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और डिस्पैचर जो है,
ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं है। तो ये एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हमने ये तो समझ लिया था कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो दो तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग दो तरीके की होती है। पहली अप्रोच होती है प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग और दूसरी अप्रोच होती है नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग दो तरीके से की जाती है स्टूडेंट्स कंप्यूटर में। पहली अप्रोच होती है प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग और दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो किसी प्रोसेस को अधूरे एग्जीक्यूशन में छोड़कर किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा सकता है। सिंपली तो इसका मतलब यही है कि मान लीजिए अभी हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है वो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब उस प्रोसेस से हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आ जाए तो इस प्रोसेस को, रनिंग प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करे बिना सीपीयू हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा ले। या ऐसा भी हो सकता है कि सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम फिक्स था पर प्रोसेस बहुत लंबी थी। अब सीपीयू पे बंदिश है कि पर्टिकुलर 10 मिलीसेकंड, मान लीजिए 10 मिलीसेकंड से ज्यादा किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। पर प्रोसेस ही आपकी 80 मिलीसेकंड की थी पहली प्रोसेस, फिर दूसरी प्रोसेस 20 मिलीसेकंड की, तो सीपीयू पहले आने वाली P1 प्रोसेस को तो अलोकेट हो जाएगा अगर वो 80 मिलीसेकंड की थी। पर सीपीयू पे बंदिश क्या है कि वो 10 मिलीसेकंड तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो प्रोसेसर उस प्रोसेस को 10 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा, पर उसके बाद वो अधूरे में उस प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस P2 के पास चले जाएगा। फिर P2 20 मिलीसेकंड की है भले, पर सीपीयू उस प्रोसेस को भी 10 मिलीसेकंड तक ही एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से हो सकता है कि आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो किसी रनिंग प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करे बिना ही किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा ले। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अब आपको किसी दोस्त का फोन आया या मैसेज आया तो आप एकदम से हाथ उठा के बोल देते कि सर हमको बाहर जाना है, मेरे रूम पार्टनर का फोन आया है, उसको गाड़ी की चाबी देना है या रूम की चाबी में ले आया, उसके पास नहीं है, ऐसा कुछ। तो जिस तरीके से आप क्लास को अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसा ही है प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग में। इसमें क्या होता है, प्रोसेसर किसी प्रोसेस को अधूरे में छोड़कर किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग को। नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस पे काम कर रहा है, उस रनिंग प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करके ही सीपीयू किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा, भले वो आने वाली प्रोसेस हायर प्रायोरिटी की क्यों ना। प्रोसेसर किसी प्रोसेस को अधूरे एग्जीक्यूशन में नहीं छोड़ेगा। रनिंग प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के बाद ही प्रोसेसर किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस खुद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चले जाए और सीपीयू को खुद वो अपने आप से फ्री कर दे, तब हो सकता है कि सीपीयू किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा ले। पर यहाँ पे प्रोसेसर किसी प्रोसेस को खुद अधूरे एग्जीक्यूशन में छोड़ नहीं सकता। ऐसा होता है कि कर जाऊंगा या मर जाऊंगा, इस बार तो मुझे एग्जाम निकालना ही है, तो हम बाकी सब चीजें भूल भाल के इसी एग्जाम के पीछे पड़ जाते हैं ना। अब मान लीजिए जैसे ठंड की सीजन में आपकी शादी हो और एकदम कड़कड़ाती हुई ठंड हो, ठीक है। अब रात के 3 बजे के आपके फेरे, अब एकदम ओपन गार्डन में शादी हो रही है आपकी, 3 बजे के आपके फेरे हैं, 3-4 फेरे आपके हो भी गए। अब 4 फेरे के बाद आपने एकदम नेचुरल कॉल्स आया आपको, आपने पंडित को बोला कि पंडित जी 2-3 मिनट रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे तो आप अपनी शादी नहीं छोड़ोगे ना, नहीं तो आपका दोस्त आपकी जगह बैठ जाएगा। तो रनिंग प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सीपीयू में भी कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिसे पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के बाद ही सीपीयू किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को या स्मार्टफोन को जब अपग्रेड करते हैं, सिस्टम अपडेट डालते हैं, तब आप क्या जानबूझ के उसको रीस्टार्ट कर देते हैं क्या? नहीं ना, उस प्रोसेस को आप पूरी तरह होने देते हैं ना। आप मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर रहे हैं तो आप जानबूझ के अधूरे में मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को खींच देते हैं क्या? नहीं ना, आप पूरी तरह फॉर्मेट होने देते हैं ना उसको। तो उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर मान लीजिए किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के बाद ही सीपीयू अन्य किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा, भले वो आने वाली प्रोसेस हायर प्रायोरिटी की ही क्यों ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गई होगी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। अब हम हमारे अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, इन सबको। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने पहले मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे हम जो भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे ये हम गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे, जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इंश्योरेंस सेक्टर के पेपर हो गए, या कोई भी ऐसा पेपर जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, उन सब एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बीसीए, एमसीए, गेट के एंट्रेंस, सीएसआईटी की इंजीनियरिंग के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। वहां पे आपसे पूछते हैं कोई एक पर्टिकुलर सीपीयू शेड्यूलिंग का नाम देके बोलेंगे कि वेटिंग टाइम काउंट करो, रिस्पॉन्स टाइम काउंट करो, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा।
हमको यहाँ पे वो सब काउंट करने की जरूरत नहीं कि एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकालो, वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम। हमको यहाँ पे FCFS का फुल फॉर्म क्या है, SJF का फुल फॉर्म क्या है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज से क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा, हम थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे। जो जो एग्जाम में आता है गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज पर्पज के लिए भी जानना जरूरी है, तो वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम FCFS। FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या फुल फॉर्म है FCFS का? एग्जाम में बहुत बार आता है, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में, बैंकिंग में भी आया हुआ है। FCFS का फुल फॉर्म अधिकतर बच्चों को पता है, वेरी गुड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, आपके FCFS का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब ये CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता होगा, ये आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। जैसे कई बार आपने भंडारे का अनाउंसमेंट सुने होंगे, उसमें कैसे बोलते हैं, भंडारा 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 विशाल भंडारा, पहले आओ पहले खाओ, नहीं तो आखिरी में रसा रसा पाओ। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको कई बार किसी इवेंट के, किसी मैच वगैरह के पासेस मिले हो, तो पासेस पे लिखे होते हैं पहले आके अपना स्थान सुनिश्चित कर ले, ठीक है, नहीं तो आखिरी में खड़े खड़े देखो फिर इवेंट को। उसी तरीके से जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले आएगी रेडी क्यू में, उस प्रोसेस को CPU का अलोकेशन सबसे पहले किया जाएगा। ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो FIFO क्यू के लॉजिक पे काम करता है। एक क्यू होती है, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को किसी क्यू में डालने के लिए और उससे रिट्रीव करने के लिए दो एल्गोरिथम यूज होते हैं, FIFO क्यू और LIFO क्यू। तो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो है वो FIFO क्यू के लॉजिक पे काम करता है। FIFO का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है स्टूडेंट, से फुल फॉर्म याद रखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO क्यू के आर्किटेक्चर पे काम करता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्टैक रजिस्टर में हमको डेटा डालना है किस तरीके से और उससे डेटा लेना किस तरीके से, ये दो तरीके से क्यू से किया जाता है, एक तो FIFO क्यू और दूसरी LIFO क्यू। LIFO क्यू का इस CPU शेड्यूलिंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, LIFO। LIFO का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और FIFO का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी हमारा जो FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये FIFO क्यू के लॉजिक पे काम करता है। मान लीजिए आपकी जो भी प्रोसेस अराइव होगी उसको इस क्यू के टेल से इन किया जाएगा, निचले स्तर से इंसर्ट किया जाएगा, और जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए उठाई जाएगी CPU द्वारा, वो कहां से उठाई जाएगी? इस पंक्ति के टॉप से। ठीक है, CPU किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए कहां से उठाएगा? टेल से कि टॉप से? टॉप से। और जो भी नई प्रोसेस आएगी वो इंसर्ट कहां से होगी? निचले सिरे से, बॉटम से। ये होता है आपके FIFO क्यू में। मान लीजिए सबसे पहले P1 प्रोसेस आई थी तो वो आती सी सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद P2 प्रोसेस आई, फिर P3 प्रोसेस आई, फिर P4 प्रोसेस आई। जैसे आप टिकट लेते हैं टिकट काउंटर पे, ATM मशीन की लाइन पे खड़े होते हैं, तो जो पहले आएगा उसको पहले ATM चलाने को मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में ATM चलाने को मिलेगा, या जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगी, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगी। तो यहाँ पे CPU का अलोकेशन किसको मिलेगा? पहले P1 को, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4 को। मान लीजिए नई प्रोसेस P5 इंसर्ट हुई तो P5 नीचे से इंसर्ट होगी कि ऊपर से? नीचे से, क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB बॉटम से कनेक्टेड है, तो जो भी प्रोसेस इंसर्ट की जाएगी बॉटम से होगी। वो क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब LIFO का इस CPU शेड्यूलिंग से कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पे आपको बताया क्यों है? क्योंकि इस क्यू का फुल फॉर्म भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में बन सकता है। LIFO का फुल फॉर्म क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए स्टैक रजिस्टर में कोई डेटा आ रहा है, या आपकी जो भी क्यू है उसमें जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा है उसे बॉटम से इंसर्ट किया जाएगा और बॉटम से ही लिया जाएगा। कलयुग है, आखिरी में आने वाला पहली बाहर निकल जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोसेस इंसर्ट हो रही है नीचे से इंसर्ट हो रही है और उसे एग्जीक्यूशन के लिए भी नीचे से उठा जाएगा, वो किस में होता है? LIFO क्यू में। या जो भी डेटा आ रहा है वो नीचे से आ रहा है और उसे जब रीड किया जाएगा तब भी टॉप से रीड किया जाएगा कि नीचे से रीड किया जाएगा, ये किस में होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट में। पर लास्ट इन फर्स्ट आउट आपकी क्यू का प्रकार है कि क्यू में डेटा किस तरह से डाला जाएगा और रिट्रीव किस तरह से किया जाएगा, उसका हमारी CPU शेड्यूलिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से कोई लेना देना नहीं है। हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस क्यू पे लॉजिक पे काम करता है? FIFO क्यू के लॉजिक पे काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने FIFO देखा, LIFO देखा, तो एक फुल फॉर्म इनके जैसा है, वो फुल फॉर्म में जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। उस फुल फॉर्म का नाम है GIGO। ध्यान से समझ लीजिए, GIGO का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। GIGO का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, बताइए? इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट।
इसका वापस से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि LIFO, FIFO और GIGO इनके फुल फॉर्म एक जैसे हैं, तो अलग से हम डिस्कस करेंगे नहीं इसे। GIGO का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब क्या? कचरा। नॉन यूजफुल डेटा को हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। अब जी जैसे ये मान लीजिए आपका मोबाइल आपके हाथ में अभी काम का है, तो आप बहुत संभाल के रखते हो, पर एक समय बाद ये मोबाइल मान लीजिए चल नहीं रहा है, तो ये आपके काम का रहा क्या? नहीं, गार्बेज हो गया। प्रोग्रामिंग में और मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज होता है ये टर्म GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मान लीजिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या किसी प्रोग्राम में अगर आपने इनपुट ही गलत दिया है तो आउटपुट भी गलत आएगा। आउटपुट की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? इनपुट की क्वालिटी पे। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम या कोई प्रोग्राम है, उसमें अगर हम इनपुट सही देंगे तो वो आउटपुट सही जनरेट करेगा। आप मान लीजिए हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स थे, अब उसमें कैरेक्टर दे दिए। अब मान लीजिए हमारे पास जो वेरिएबल थे वो इंटीजर टाइप के थे, हमने उसमें कैरेक्टर इनपुट के तौर पे दे दिए, तो फिर वो गलत आउटपुट ही जनरेट करेगा। किसी प्रोग्राम में अगर हमने इनपुट गलत दिया है तो आउटपुट भी गलत जनरेट करेगा। यही चीज क्या कहलाती है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये हमें बताता है कि आउटपुट की क्वालिटी डिपेंड करती है इनपुट की क्वालिटी पे। इनपुट अगर प्रॉपर होगा तभी आउटपुट प्रॉपर आएगा, अगर इनपुट प्रॉपर नहीं होगा तो आउटपुट कैसे आएगा? गलत। इसको मैं आपको माइक और स्पीकर के एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में ये माइक है और ये स्पीकर है। अच्छा, माइक क्या कर रहा है? साउंड सिग्नल को कैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में बदल रहा है, और स्पीकर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अभी मान लीजिए बहुत मुंह के पास रख के बोलूंगा इसको, तो हो सकता है ये खरर खरर की आवाज और नॉइज भी जनरेट करे, खर करे ना, या इस तरह की भी नॉइज आ सकती। कई बार आप स्कूल कॉलेज में भजन वगैरह सुनते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन में माइक में ऐसे आवाज आती थी। तो इनपुट की क्वालिटी अगर खराब है तो आउटपुट की क्वालिटी भी बड़ा ऑब्वियस है कि खराब आएगी। तो यही चीज क्या होती है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको GIGO। अब यहाँ पे आपका FCFS का फुल फॉर्म क्या था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बहुत IMP गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम के लिए FIFO का फुल फॉर्म भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO का लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपके किसी भी क्यू में डेटा किस तरह से डाला जाएगा और किस तरह से लिया जाएगा ये बताता है कौन? FIFO और LIFO। आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूल एल्गोरिथम किस पे डिपेंडेंट है? FIFO क्यू के लॉजिक पे। हमारे पास जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए पहले अराइव होगी रेडी क्यू में, उस प्रोसेस को CPU सबसे पहले एलोकेट किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये एक तरह का नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसमें क्या होता है, अगर CPU ने किसी प्रोसेस को एक बार एग्जीक्यूशन के लिए उठा लिया तो उस प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के बाद ही CPU किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा सकता है। ठीक है, अधूरे में CPU किसी प्रोसेस को छोड़ नहीं सकता, पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद ही किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। वो ड्रॉबैक का नाम क्या है? एक प्रॉब्लम फेस करता है आपका FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उस प्रॉब्लम का नाम है स्टूडेंट्स कॉन्वॉय इफेक्ट। याद रखिएगा कि आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम से सफर करता है, उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट मतलब क्या? कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला। काफिला होता है, मान लीजिए नेता का काफिला जा रहा है, कोई CM या PM की विजिट है आपके शहर में। अब आप लोग तो क्या हो, सामान्य लोग हो, पर कोई बहुत VIP है, उनकी बहुत सारी गाड़ियां होती, 25-30 गाड़ियां, तो आप सबको ब्लॉक कर देते हैं, आप सबको रोक देते हैं, उन गाड़ियों को जान देते हैं। जब तक वो काफिला जाएगा नहीं तो आप लोग वेट करते रह जाओगे। बिल्कुल वैसा ही होता है किसमें? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। मान लीजिए कोई प्रोसेस सबसे पहले आई रेडी क्यू में, वो P1 थी, बाद में P2 प्रोसेस है, बाद में P3 प्रोसेस है। P1 प्रोसेस आपकी 100 मिलीसेकंड की थी, P2 प्रोसेस आपकी 10 मिलीसेकंड की थी, वो P3 प्रोसेस 5 मिलीसेकंड की थी। पर हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे पहले किसको उठाएगा? P1 प्रोसेस को। भले वो बड़ी है फिर भी सबसे पहले आई थी, तो P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए हमारा कंप्यूटर का CPU सबसे पहले उठाएगा। अब P1 प्रोसेस 100 मिलीसेकंड की, अब P2 10 मिलीसेकंड की और P3 5 मिलीसेकंड की, तो फिर P2 और P3 को बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ जाएगा? वेट। यही होता है कॉन्वॉय इफेक्ट। वो केस अच्छा होता कि अगर P3 प्रोसेस पहले आ जाती 5 मिलीसेकंड वाली, उसके बाद P2 प्रोसेस आ जाती 10 मिलीसेकंड वाली, उसके बाद P1 प्रोसेस आ जाती, तो प्रोसेसेस को कम वेट करना पड़ता, CPU का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो पाता। पर अभी क्या हुआ कि P1 प्रोसेस पहले आई थी, वो 100 मिलीसेकंड की थी, P2 प्रोसेस
10 मिली सेकेंड की और P3 प्रोसेस 5 मिली सेकेंड की। मतलब बहुत सारी छोटी प्रोसेसेस को एक लंबी प्रोसेस की वजह से वेट करना पड़ जाता है। यही चीज क्या कहलाता है? कॉन्वॉय इफेक्ट, जिसकी वजह से कंप्यूटर के सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, डिफरेंट क्यूज के बारे में, जीआईजीओ के बारे में और कॉन्वॉय इफेक्ट के बारे में। याद रखिएगा, सारे के सारे फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वॉय इफेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पर कभी आ जाए तो मैंने बता दिया आपको नॉलेज पर्पस के हिसाब से। अब हमारा अगला सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एसजेएफ। अब आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एसजेएफ का फुल फॉर्म क्या है। एसजेएफ का फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एसजेएफ का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए, याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसके नाम से समझ में आ गया होगा आपको, जो जॉब छोटी होगी उसको सीपीयू सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू का कुछ टाइम चाहिए होता है, वही टाइम क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम। अब हमारे पास रेडी क्यू में जितनी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल प्रोसेसेस में से जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा ना स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले उठाएगा। मान लीजिए मैं किसी दिन डाउट बताने के लिए बैठा, अब आप आए, आपके डाउट 5 मिनट के थे, आपके बाद एक स्टूडेंट आया, उसके डाउट 10 मिनट के, और बाद में एक तीसरा स्टूडेंट था, उसके डाउट 1 घंटे के, 60 मिनट के। तो मैं क्या वो 60 मिनट वाले को पहले बता दूं क्या? नहीं तो फिर तो आपको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ जाएगा, वापस कॉन्वॉय इफेक्ट आ जाएगा, है ना, आपका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूं, आपके डाउट सबसे पहले बता दूं 5 मिनट वाले के, आपके बाद 10 मिनट वाले को, फिर 1 घंटे वाले को तो मैं बोल दूंगा रहने दो, नहीं बताना। 1 घंटे के डाउट का होते हो तो पूरा लेक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, कि जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए उठाया जाए। इससे क्या होगा? वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। वेटिंग टाइम को सुधारने के लिए किस सीपीयू शेड्यूलिंग का उपयोग करना ज्यादा अच्छा है? एसजेएफ का। जैसे अभी कॉन्वॉय इफेक्ट ड्रॉबैक था एफसीएफएस का, तो यहाँ पे उस ड्रॉबैक को खत्म किसने कर दिया? एसजेएफ ने। ये क्या करेगा? छोटी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए पहले ले लेगा। अब आपका एसजेएफ जो है वो एक नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसमें क्या होगा, अगर सीपीयू ने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा लिया, अब उस प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा सकता है। पर इसका एक प्रिमिटिव वर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं एसआरटीएफ। एसआरटीएफ का फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। याद रखेगा, आपका एसआरटीएफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है उसे एसआरटीएन के नाम से भी जाना जाता है, एफ की जगह क्या आता है? एन। तो एसआरटीएन में फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। एसजेएफ के फुल फॉर्म में भी एसजेएन, एन फॉर नागपुर, हाँ, एसजेएन आ जाता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। है दोनों एक ही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस एफ की जगह क्या आ जाता है? एन। तो एसजेएन का फुल फॉर्म क्या होगा? शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। एसआरटीएन का फुल फॉर्म क्या होगा? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो एसआरटीएफ है इसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एक प्रिमिटिव वर्जन माना जाता है। ये प्रिमिटिव वर्जन है किसका? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। इसमें सीपीयू मान लीजिए किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, अब वो प्रोसेस मान लीजिए 4 मिली सेकेंड की बची है, अब कोई नई प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुई, वो प्रोसेस 3 मिली सेकेंड की, तो सीपीयू इस रनिंग प्रोसेस को अधूरे में छोड़ के उस नई प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठा सकता है। आया आपको समझ में? अब मान लीजिए हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, अब उस प्रोसेस को जो रिक्वायर्ड टाइम है सीपीयू का, उससे भी कम समय के बर्स्ट टाइम वाली कोई एक नई प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो गई, तो सीपीयू इस रनिंग प्रोसेस को अधूरे में ही छोड़ के उस नई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा। वो किस में होता है? एसआरटीएफ में। ये प्रिमिटिव वर्जन है किसका? एसजेएफ का। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बता दूं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूज भी नहीं होता है, पर फुल फॉर्म के तौर पे बन सकता है एलजेएफ। एलजेएफ का बस फुल फॉर्म याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ये आपको नॉर्मली कोई बताता नहीं और बहुत रेयरली है, ये आपको मिलेगा भी नहीं, पर लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब क्या? इसमें क्या होता है, जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज्यादा होगा रेडी क्यू में, मान लीजिए बहुत सारी प्रोसेसेस अवेलेबल है, अब जिस प्रोसेस को सबसे ज्यादा सीपीयू टाइम चाहिए होगा, बस टाइम सबसे ज्यादा होगा जिस प्रोसेस का, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले उठाया जाएगा, उसके बाद उससे छोटी और आखिरी में सबसे छोटी प्रोसेस। जस्ट एसजेएफ का उल्टा, ठीक है। ये भी आपका एक नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अब इसका एक और वर्जन होता है एलआरटीएफ।
लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब जस्ट इसका उल्टा, ये आपका लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या होगा, प्रिमिटिव वर्जन के नॉन प्रिमिटिव वर्जन। प्रिमिटिव वर्जन के मान लीजिए अभी हमारा कंप्यूटर का प्रोसेस है, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, अब जो टाइम उस प्रोसेस को चाहिए था उससे भी ज्यादा समय वाली कोई प्रोसेस आ गई जिसको और ज्यादा समय तक के लिए सीपीयू का बस टाइम चाहिए, तो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर इस प्रोसेस का उधर में छोड़ के उस बड़ी प्रोसेस के पास चला जाएगा। तो ये एलआरटीएफ और एलजेएफ के फुल फॉर्म ही याद रखिएगा। ये आपको ऐसे नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फुल फॉर्म के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि कभी आपको नॉलेज पर्पस के हिसाब से पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आपका जो एलजेएफ है ये स्टार्वेशन की प्रॉब्लम से सफर कर सकता है कि मान लीजिए एक बड़ी प्रोसेस है, उसको बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है। मान लीजिए जैसे P1 प्रोसेस है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड का है, फिर एक P2 प्रोसेस है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 सेकेंड का है, और एक P3 प्रोसेस है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 100 सेकेंड का है। हालांकि इतने बड़े एग्जीक्यूशन टाइम नहीं होते, नॉर्मली मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में होते हैं, 10-20 मिली सेकेंड, ऐसे 10 से लेके 100 मिली सेकेंड के आसपास। पर यहाँ पे आपके समझने के लिए ले लिया है P1 प्रोसेस 5 सेकंड की, P2 प्रोसेस 10 सेकंड की। अब सीपीयू अगर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के एल्गोरिथम पे काम कर रहा है तो किसको पहले उठाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, P1 प्रोसेस को, उसके बाद P2 प्रोसेस को, क्योंकि वो 10 सेकंड का एग्जीक्यूशन टाइम लेके बैठी, सबसे पहले 5 सेकंड वाली फिर 10 सेकंड वाली। अब जैसे ही मान लीजिए P3 की बारी आने वाली थी, पर उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितने समय का है, 100 सेकंड तक का है। अब 100 सेकंड तक का है इसका एग्जीक्यूशन टाइम, मान लीजिए इसके एग्जीक्यूशन के जस्ट पहले कोई और छोटी प्रोसेस आ गई 3 मिली सेकेंड वाली, कोई और प्रोसेस आ गई 5 मिली सेकेंड की, कोई और प्रोसेस आ गई 7 सेकेंड की, कोई और प्रोसेस आ गई 8 सेकेंड की। तो इस प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ जाएगा स्टूडेंट्स, वेट करना पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, स्टार्वेशन प्रॉब्लम, के किसी एक बड़ी प्रोसेस का नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि सिस्टम में लगातार छोटी छोटी प्रोसेस आती जा रही है। तो इसमें क्या है कि किसी एक बड़ी प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ गया क्योंकि सिस्टम में बार बार छोटी छोटी प्रोसेस लगातार आती गई, तो उस बड़ी प्रोसेस का नंबर ही नहीं आया। तो इस बड़ी प्रोसेस को एक लंबे समय तक, अनिश्चित समय तक वेट करना पड़ गया रेडी क्यू में। तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, स्टार्वेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा आपका एसजेएफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी स्टूडेंट्स। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना भी बहुत क्या होता है, टफ होता है। क्यों? क्योंकि हमें एडवांस में ये पता नहीं होता कि किसी भी प्रोसेस का एग्जैक्ट बर्स्ट टाइम कितना होगा। ठीक है, जब हमें एडवांस में पता ही नहीं होगा कि किसी प्रोसेस का एक्चुअल बर्स्ट टाइम कितना है, तो फिर उस हिसाब से उसको जमा के और प्रॉपर बर्स्ट टाइम के आधार पे किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करना भी बहुत टफ हो जाएगा अपने आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत टफ होता है एसजेएफ का। अब हम हमारा अगला सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन को शॉर्ट में आरआर बोल दिया जाता है। ठीक है, आरआर मतलब राजस्थान रॉयल्स मत समझ लेना इधर, आरआर मतलब क्या, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है स्टूडेंट्स, ये गारंटी करता है प्रॉपर रिस्पांस टाइम के लिए। एवरेज रिस्पांस टाइम सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। ये गारंटी करता है प्रॉपर रिस्पांस को। अभी देखा था हमने कि P3 प्रोसेस जो थी उसे बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ गया था रेडी क्यू में, क्योंकि P3 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा था और लगातार रेडी क्यू में उससे छोटी छोटी प्रोसेस अराइव होती जा रही थी। तो सीपीयू छोटी छोटी प्रोसेस को ही ले रहा था, P3 प्रोसेस के पास देख ही नहीं पा रहा था सीपीयू। P3 प्रोसेस पड़े पड़े बूढ़ी हो गई थी, है ना। तो P3 प्रोसेस को रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे रिस्पांस सुधारने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स कर लेते हैं सीपीयू का। ठीक है, मान लीजिए आपके सीपीयू का एक पर्टिकुलर क्या है, टाइम क्वांटम है। टाइम क्वांटम को याद रखिएगा, टाइम स्लाइस भी कहा जाता है। अब ये टाइम क्वांटम किसी भी लॉजिक से प्रोग्रामर सेट कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फिक्स हो सकता है, 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, ऐसा कुछ भी। जैसे आपकी फैकल्टी रोज आपको पढ़ाना आती, आपकी फैकल्टी रोज आपको 1 घंटे तक पढ़ाती है, तो उनको उस कोचिंग के डायरेक्टर ने बोला होगा ना कि सर रोज आप 1 घंटे तक लेक्चर लें। अब 1 घंटे में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है क्या, टॉपिक पूरा हो जाता है क्या, नहीं ना। अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फैकल्टी आपको वहीं पे छोड़ के चली जाती है और अगले दिन आके पढ़ाती है। मतलब आपका राउंड रॉबिन जो है ये प्रिमिटिव टाइप का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है कि नॉन प्रिमिटिव टाइप का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। आपका राउंड रॉबिन जो है प्रिमिटिव टाइप का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, याद रखिएगा। ये एक तरह का कैसा है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसमें सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस फिक्स कर देते हैं, उससे ज्यादा सीपीयू किसी प्रोसेस के पास रोक नहीं सकता। जैसे आपकी फैकल्टी को रोज 1 घंटे का टाइम मिलता है,
आपकी फैकल्टी रोज आपको 1 घंटे पढ़ा सकती है, उससे ज्यादा समय तक के लिए आपकी फैकल्टी आपके पास रुक नहीं सकती। सिलेबस पूरा हुआ तो ठीक, नहीं तो आपके टीचर आपको वहीं छोड़ के चले जाते हैं, फिर अगली बार आके पढ़ाते हैं ना उसी पॉइंट से जहां पे उन्होंने छोड़ा था। यही चीज क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि किसी प्रोसेस को सीपीयू ने जहां छोड़ा है अगली बार उसी प्रोसेस को वहीं से उठाएगा। ठीक है, मान लीजिए P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस और P3 प्रोसेस है। इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम मान लीजिए 15 सेकंड का है, इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 20 सेकंड तक का है और इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 25 सेकंड तक का है। अब हमारा एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम फिक्स है, वो 5 सेकंड का है। मान लीजिए प्रोग्रामर ने 5 सेकंड तक के लिए एक टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस फिक्स किया है। ये नॉर्मली मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में होता है स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने 5 सेकंड मान लिया। अब ये प्रोसेस P1 के पास सबसे पहले मान लीजिए P1 सबसे पहले अराइव हुई वो 15 सेकंड की, P2 उसके बाद आई रेडी क्यू में वो 20 सेकंड की, फिर P3 आई वो 25 सेकंड की। अब CPU जो प्रोसेस पहले आई थी उसी प्रोसेस को सबसे पहले मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, है ना। पर यहाँ पे इसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। हमारा CPU इस प्रोसेस के पास कितनी देर तक रुक सकता है? 5 सेकंड के लिए, क्योंकि उसका टाइम स्लाइस फिक्स है। पर ये प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए? 15 सेकंड। तो CPU सबसे पहले P1 प्रोसेस के पास आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा 5 सेकंड के लिए, तो बच कितने जाएगी? 10 सेकंड की। अब इसके बाद CPU कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके इस प्रोसेस को छोड़कर कहां जाएगा? P2 प्रोसेस के पास, और ये प्रोसेस बाद में रेडी क्यू में चली जाएगी। ठीक है, वेट करेगी CPU का। अब P2 प्रोसेस को 20 सेकंड चाहिए थे, अब CPU 5 सेकंड रुक सकता है, तो 15 सेकंड की बची। फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके P3 प्रोसेस के पास CPU आ जाएगा। अब P2 प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करने के लिए चली जाएगी P1 प्रोसेस के बाद, अगर कोई नई प्रोसेस नहीं आती तो। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम 25 सेकंड का है, तो ये 20 सेकंड की हो जाएगी। अब प्रोसेसर घूम के राउंड हुआ ना, राउंड। अब यहाँ पे 5 सेकंड का एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड तक CPU रुक सकता था, तो फिर 10 से कितना बचा? 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। अब इसको 20 चाहिए था तो 15। अब प्रोसेसर का कोई घर बार नहीं होता, ये राउंड लेके साइक्लिक ऑर्डर में वापस आएगा, तो ये 0 सेकंड। अच्छा, 0 सेकंड मतलब प्रोसेस पूरी हो गई। हाँ, P1 का खेल तो खत्म हो गया। अब ये 5 सेकंड के लिए, फिर इसके बाद स्विच करके P3 के पास। अब वापस यहाँ से अगर कोई नई प्रोसेस नहीं है तो वापस P2 के पास 0 सेकंड, और यहाँ पे 5 सेकंड के लिए। अब कोई नई प्रोसेस अगर P4 आएगी तो CPU इसके पास जाएगा, नहीं तो फिर इसी को एग्जीक्यूट कर देगा 5 सेकंड के लिए। इस तरह से होता है दोस्तों कि हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो एक फिक्स समय के लिए अलग अलग प्रोसेस के पास साइक्लिक ऑर्डर में जाता है, और वो फिक्स समय क्या कहलाता है? टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। ये एक प्रिमिटिव अप्रोच होती है, नॉन प्रिमिटिव अप्रोच। ये एक तरह की क्या होती है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ अप्रोच। अगर प्रोसेस पूरी हुई तो ठीक, अगर पूरी ना हुई तो CPU उस प्रोसेस को अधूरे में छोड़कर किसी अन्य प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रोसेस को जहाँ पे छोड़ा जाएगा ना, उस प्रोसेस को उसी पॉइंट से वापस उठाया जाता है CPU द्वारा। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन उसी पॉइंट से चालू किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं प्रायोरिटी बेस्ड CPU शेड्यूलिंग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें प्रोसेसेस को उनकी प्रायोरिटीज के आधार पर एग्जीक्यूट किया जाता होगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त और मेरे बीच में झगड़ा हो जाए, तो आप किसका साथ देंगे? डेफिनेटली अपने दोस्त का ही साथ देंगे, है ना, उसकी प्रायोरिटी मुझसे ज्यादा है। अब आपके दोस्त और आपके सगे भाई के बीच में झगड़ा हो जाए, अब आप किसका साथ देंगे? अपने भाई का। अब आपके भाई और आपके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो जाए, तो आप किसका साथ देंगे? अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्स का साथ देंगे। अब आपके पेरेंट्स और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में झगड़ा हो जाए, अब आप किसका साथ देंगे? मम्मी पापा का साथ देंगे कि लाइफ पार्टनर का? अब आप अपने लाइफ पार्टनर का साथ देंगे या मम्मी पापा का साथ देंगे, आपकी पर्सनल चॉइस पे छोड़ देता हूँ। पर आपके जीवन में कुछ प्रायोरिटीज होती कि नहीं, किसी भी काम के लिए भी। जैसे आपको मान लीजिए पढ़ाई करना है, तो कोई एक सब्जेक्ट आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, उस सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ते होंगे। कोई एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उस सब्जेक्ट को आप बाद में पढ़ते होंगे। तो इस तरह से प्रायोरिटीज के आधार पे अलग अलग प्रोसेस को रेडी क्यू में असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अब जिस प्रोसेस की हायर प्रायोरिटी होगी, CPU उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद में लोअर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को CPU एग्जीक्यूट करेगा। अब आपके मन में ऐसा डाउट आ सकता है स्टूडेंट्स के, सर अगर किसी दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हुई तो? अगर किन्हीं दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम होगी तो उन दो प्रोसेस के बीच में टाइम ब्रेकिंग कैसे की जाएगी? FCFS मैनर में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के हिसाब से, कि जो प्रोसेस रेडी क्यू में सबसे पहले आई थी उन दोनों सेम प्रायोरिटी वाली प्रोसेस में से उस प्रोसेस को सबसे पहले CPU का एलोकेशन किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप बोले कि सर उनका अराइवल टाइम भी सेम हो, प्रायोरिटीज भी सेम हो, तो फिर हम यहाँ पे प्रोसेस आईडी के थ्रू डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोसेस पहले लेना है। जैसे हम P1, P2, P3, P4 ऐसे नाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए P1 और P2 इन दोनों की प्रायोरिटीज भी सेम थी और इनका अराइवल टाइम भी सेम था, तो P1 का नाम पहले आ रहा है प्रोसेस आईडी में
P1 फिर P2 आएगा, तो P1 को हम पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। इस तरह से होता है। इसका सेम डाउट आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी आ सकता था कि मान लीजिए दो प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बिल्कुल सेम हो सर, तब हम क्या करेंगे, ऐसा डाउट आ सकता था। अगर मान लीजिए दो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बिल्कुल सेम हो, तब उन प्रोसेस में भी हम टाई ब्रेकिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के आधार पे, कि जो प्रोसेस रेडी क्यू में सबसे पहले अराइव हुई थी उस प्रोसेस को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे जिन दो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे छोटा है और सेम है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको कि हमारे पास जो प्रोसेस आई है अगर उनका एग्जीक्यूशन टाइम सेम है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, तो हम उनकी टाई ब्रेकिंग कैसे करेंगे, एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। जो प्रोसेस पहले अराइव हुई थी रेडी क्यू में उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो दो तरीके की होती है। पहली होती है प्रिमिटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, और दूसरी होती है स्टूडेंट्स नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। अब आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मतलब तो पता है, तो इनका मतलब आप अपने आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए सीपीयू अभी किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर रेडी क्यू में उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है तो सीपीयू रनिंग प्रोसेस को छोड़ के उस हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को करने के लिए चला जाएगा। वो किस में होगा, प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग में कि नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग में, प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी अपने मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, उसी दरमियान किसी का फोन आया, तो आपका मोबाइल क्या करता है, गेम को पॉज करके गेम के प्रोग्राम को रोक के फोन की रिंगटोन बजाने लग जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये काम करता है कि रनिंग प्रोसेस को अधूरे में छोड़ के अगर हायर प्रायोरिटी का कोई काम आया तो आपका प्रोसेसर उस हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। जैसे आप गेम खेलते हो, बैटरी परसेंटेज लो होता है, एकदम से 15% के आसपास होता है, तो आपको एक मैसेज आ जाता है बैटरी परसेंटेज लो, आप वो हटा देते हैं फिर भी गेम खेलने लग जाते हैं। वो किस में आ जाएगा, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में, कि सीपीयू ने गेम को स्टॉप करके उस नोटिफिकेशन को पहले एग्जीक्यूट कर दिया है ना। अब दूसरा कौन सा, नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे कंप्यूटर में अगर प्रोसेसर किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, अब उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस अगर मान लीजिए रेडी क्यू में अराइव होती है, तो सीपीयू रनिंग प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। वो होता है आपका नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। इसमें क्या होता है, सीपीयू अधूरे एग्जीक्यूशन में रनिंग प्रोसेस को छोड़कर हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जा सकता है। और नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, के रनिंग प्रोसेस जो है भले उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई है, फिर भी रनिंग प्रोसेस को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद ही सीपीयू हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा दोस्तों प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्या होती है। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था आपकी अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग और HRRN हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल एग्जाम्स में बहुत आती है ये वाली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। भले लेक्चर थोड़ा लंबा बन जाएगा स्टूडेंट्स, पर हम इस पूरे टॉपिक को एक साथ ही खत्म कर देंगे, क्योंकि नॉलेज पर्पस के हिसाब से ही पढ़ना जरूरी है, और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो एक स्कोरिंग टॉपिक बन के उभरेगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे अगले सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने आपकी अगली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है स्टूडेंट्स मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये अगर आप बीसीए एमसीए कर रहे हैं, सीएसआईटी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गेट का एंट्रेंस दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था स्टूडेंट्स के सारी प्रोसेस को एक ही रेडी क्यू में असाइन कर दिया था, और उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक ही प्रकार के सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज कर रहे थे, चाहे वो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग हो, एफसीएफएस हो, एसजेएफ हो, राउंड रोबिन हो, कोई सी भी। पर हमने एक ही रेडी क्यू का यूज कर रहे थे और एक ही सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, रेडी क्यू को अलग अलग क्यूज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है मल्टी लेवल क्यू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडी क्यू को अलग अलग क्यूज में डिवाइड कर देते हैं। जो क्यू सबसे ऊपर है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, जो क्यू उसके नीचे उसकी प्रायोरिटी सेकेंड हाईएस्ट है, फिर जो क्यू उसके नीचे उसकी प्रायोरिटी उससे भी कम है, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो जो क्यू सबसे ऊपर है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, जो क्यू सबसे नीचे उसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे प्रायोरिटी घटती जाएगी। अब मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हम प्रोसेसेस को अलग अलग क्यू में असाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है,
अब इस क्लास के सारे बच्चे एक जैसे हैं क्या? नहीं ना, किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश अच्छा होगा, किसी के सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, किसी का एक भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो सब बच्चों को एक जैसे क्यों ट्रीट करें? जिसका मैथ्स अच्छा उसको जबरदस्ती मैथ्स के डाउट क्या बताएं, उसको दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करवाएं। जिस बच्चे का रीजनिंग अच्छा उसको जबरदस्ती क्या रीजनिंग के लेक्चर ज्यादा दे, उसको दूसरे सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट करें। उसी प्रकार से हमारे पास सारी प्रोसेसेस एक जैसी होगी कि आप खुद सोचिए, नहीं ना। हमारे कंप्यूटर में कुछ फोरग्राउंड प्रोसेसेस होती है, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रोसेस ऐसी हो सकती है जो सिस्टम के खुद के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है, तो उन प्रोसेसेस को हम कहाँ रख देंगे? सिस्टम प्रोसेसेस में, जैसे कि इंटरप्ट वगैरह हो गई, या ऐसी प्रोसेसेस जो सिस्टम के खुद के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी, खुद के रन होने के लिए। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की क्यू में हम उन प्रोसेसेस को रखेंगे जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप MS वर्ड चलाते हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे होते, या आप गेम खेल रहे होते, तो ये वैसे सॉफ्टवेयर जिनसे यूजर कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहता है। बैच प्रोसेसेस, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस जिनका आउटपुट थोड़ा बाद में भी आएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो उन प्रोसेसेस को हम कहाँ रख देते हैं? बैकग्राउंड प्रोसेसेस को बैच प्रोसेसेस के जिनका आउटपुट थोड़ी देर में आएगा, लेट आएगा, तो भी हमको तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे हमने रेडी क्यू को अलग अलग क्यूज में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। अब इन क्यूज में भी हमने क्या असाइन कर दी? इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, प्रायोरिटीज के। जो सबसे ऊपर की उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो उसके नीचे की उसकी प्रायोरिटी उससे कम है, जो सबसे नीचे है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। क्यूज के अंदर भी हमने क्या कर दी? प्रायोरिटीज असाइन। क्यूज के दरमियान भी हमने क्या असाइन कर दी स्टूडेंट्स? प्रायोरिटी, याद रखिएगा। अब हो सकता है कि इम्प्लीमेंटर ने सिस्टम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज किया हो, या इंटरेक्टिव प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इम्प्लीमेंटर ने राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज किया हो। ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटर पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरूरी नहीं कि SJF ही हो, यहाँ पे राउंड रॉबिन ही हो सकता है। इधर राउंड रॉबिन हो, इधर SJF हो, इधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, या इधर राउंड रॉबिन हो, इधर SJF हो, इधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो। सब में एक जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटर पे, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सा यूज करना है किस क्यू में, ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटर पे, याद रखेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि अगर कोई प्रोसेस P1 P2 P3 मान लीजिए अगर सिस्टम प्रोसेसेस को असाइन हो गई, इस क्यू को असाइन हो गई, तो एग्जीक्यूशन पूरा करके अपने कंप्लीशन तक, टर्मिनेशन तक, जब तक प्रोसेस सिस्टम के बाहर ना चले जाए तब तक वो प्रोसेस उस क्यू को बदल नहीं सकती। मान लीजिए अगर इंटरेक्टिव प्रोसेस में आपने P4 और P5 और P6 प्रोसेस को असाइन कर दिया, तो अब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेशन तक ये प्रोसेसेस कहां पड़ी रहेगी? इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की क्यू में। वो P7 P8 को मान लीजिए कहां पे असाइन कर दिया गया? बैच प्रोसेसेस में। तो अपना एग्जीक्यूशन पूरा करके टिल इट्स टर्मिनेशन ये सब प्रोसेस कहां पे रहेगी? बैच प्रोसेसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जरूर याद रखना कि प्रोसेस एक बार अगर किसी क्यू को असाइन कर दी जाती है तो अपना एग्जीक्यूशन पूरा करके अपने टर्मिनेशन तक भी वो प्रोसेस दूसरी क्यू में नहीं जा सकती। प्रोसेस अब अपने टर्मिनेशन तक इसी क्यू में रहेगी जिस क्यू में वो असाइन की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा यहाँ पे जो क्यू सबसे ऊपर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो नीचे उसकी प्रायोरिटी कम है। अब P4 P5 P6 का नंबर कब आएगा? जब ये सिस्टम प्रोसेसेस वाली क्यू पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगी, उसके बाद ही। P4 P5 P6 वाली क्यू पूरी खाली हो जाएगी इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की, उसके बाद ही नंबर आएगा किसका? P7 और P8 का। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस प्रोसेसेस वाली क्यू का नंबर कब आ सकता है? जब इसके ऊपर की दोनों क्यू पूरी तरह से क्या हो स्टूडेंट्स? खाली हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स कि P8 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन मान लीजिए चल रहा है। अब ये जो है ना आपका मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग, ये एक तरह का प्रिमिटिव टाइप का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अब ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू का प्रोसेस है। अब ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू की प्रोसेस है P8। अब मान लीजिए P8 का एग्जीक्यूशन चल रहा है और ये एक तरह का प्रिमिटिव टाइप का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस P9 सिस्टम प्रोसेसेस में अराइव हो जाती है, तो सीपीयू इस प्रोसेस को अधूरे में छोड़कर किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा? P9 को। अब P8 प्रोसेस पे जब सीपीयू आने वाला था वापस P9 को खत्म करके, तब वैसे ही मान लो कि P10 यहाँ पे आ गया इंटरेक्टिव प्रोसेस में। तो अब इंटरेक्टिव प्रोसेस की जो क्यू है उसकी प्रायोरिटी बेस प्रोसेसेस से तो ज्यादा है स्टूडेंट्स। तो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस में जो P10 आ गया है, अब सीपीयू वापस P8 को अधूरे में छोड़ के कहाँ जाएगा? P10 पे। अब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के बेस प्रोसेसेस में, जैसे P8 प्रोसेस है, इसको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ जाए। लगातार इंटरेक्टिव प्रोसेसेस और सिस्टम प्रोसेसेस की क्यू में नई नई प्रोसेसेस जनरेट होती जा रही हैं। अब इनकी प्रायोरिटी बेच प्रोसेसेस से तो ज्यादा है, जिस क्यू को आपका
P8 बिलोंग कर रहा है। अब उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाली क्यू में प्रोसेस लगातार जनरेट होती जा रही, तो सीपीयू उन हायर प्रायोरिटीज में लगा हुआ है। P8 का नंबर आया क्या, नहीं ना। तो बेस्ट प्रोसेसेस की प्रोसेस को हो सकता है बहुत लंबे समय तक, इनडिफाइनाइट समय तक क्या करना पड़ जाए, वेट करना पड़ जाए, और इनका नंबर ही ना है बहुत लंबे समय तक। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टारवेशन प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्टारवेशन प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग में। इसमें क्या होगा कि जो प्रोसेस बैच प्रोसेसेस की क्यू में, उनको हो सकता है लंबे समय तक क्या करना पड़ जाए, वेट करना पड़ जाए, क्योंकि लगातार सिस्टम प्रोसेसेस और इंटरेक्टिव प्रोसेसेस में नई नई प्रोसेसेस आती जा रही है, और ये एक तरह का प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो आपका सीपीयू मान लीजिए भले P8 को एग्जीक्यूट कर रहा होता, पर उससे हायर प्रायोरिटी की क्यू में कोई नई प्रोसेस आ गई, तो सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जंप करके चला जाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके। तो आपके P8 को बहुत लंबे समय तक या इंडिफाइनेट समय तक वेट करना पड़ता है। यही चीज क्या स्टूडेंट्स, स्टारवेशन प्रॉब्लम। अब स्टारवेशन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका स्टूडेंट्स, एजिंग का। एजिंग में क्या होता है कि मान लीजिए ये प्रोसेस P8 को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ा, तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू तक हम देखेंगे कि कितने समय तक इसने वेट किया, और मान लीजिए कि इसने एक पर्टिकुलर 20 मिलीसेकंड तक वेट कर लिया, तो हम इसको प्रमोट करके दूसरी क्यू में भेज देंगे। फिर इस क्यू में भी इसने बहुत देर तक वेट किया और इसकी बारी नहीं आई, तो हम इसको प्रमोट करके ऊपर वाली क्यू में भेज देंगे। तो यही चीज क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, एजिंग। पर आपको अभी मैंने कहा था कि प्रोसेसेस अलग अलग क्यू के दरमियान मूव नहीं कर सकती, वो अपने टर्मिनेशन तक एक ही क्यू में रहेगी जिस क्यू में वो असाइन हो गई है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, प्रोसेसेस को क्यू के बीच में प्रमोट करने के लिए या डिमोट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि एजिंग करने के लिए हम किस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का, स्टारवेशन की प्रॉब्लम को हटाने के लिए। तो आइए अब हम समझते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग को। स्टूडेंट्स अब आपके सामने मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग में हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस की एजिंग कर सकते हैं। हम अलग अलग क्यूज के दरमियान प्रोसेस को शिफ्ट करा सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रोसेस इस क्यू में है सबसे लोअर प्रायोरिटी की क्यू में, तो हम उसको हायर प्रायोरिटी की क्यू में प्रमोट कर सकते हैं, और यहाँ पे है तो उसको और हायर प्रायोरिटी की क्यू में प्रमोट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे एजिंग के एग्जांपल के लिए बताया था कि यहाँ पे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस की एजिंग कर सकते हैं। कि मान लीजिए P8 प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक बेच प्रोसेस में वेट करना पड़ा हो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक, तो उस वेटिंग प्रोसेस को हम प्रमोट करके इंटरेक्टिव प्रोसेस की क्यू में डाल सकते हैं। वहां पे भी उसका नंबर नहीं आया तो हम उसको और प्रमोट करके सिस्टम प्रोसेस की क्यू में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोसेस को सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं, हम प्रोसेस को डिमोट करके नीचे वाली क्यू में भी ला सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं। मान लीजिए सबसे पहली क्यू जो है ये राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम कर रही है, और इसका फिक्स सीपीयू टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम कितना है, 6 सेकंड का। ये सेकंड क्यू भी राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम कर रही है। यहाँ पे सीपीयू का टाइम क्वांटम कितने सेकंड का है, 7 सेकंड का। और ये लास्ट वाली क्यू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम कर रही है। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम मान लीजिए 13 सेकंड का है, तो वो प्रोसेस सबसे पहले इस क्यू में आएगी। पर यहाँ पे आप जान रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस सिर्फ कितनी देर तक के लिए एग्जीक्यूट हो सकती है, 6 सेकंड के लिए। अब ये P1 प्रोसेस 13 सेकंड की, अब ये 6 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुई, तो बची कितने सेकंड की, 7 सेकंड की। तो इसको हम डिमोट करके इस सेकंड क्यू में लेंगे। अब यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना है, 7 सेकंड का है, तो अब प्रोसेस को भी 7 सेकंड ही चाहिए। 13 में से 6 गए थे, तो यहाँ पे जब आपकी P1 प्रोसेस आई तो उसका रिमेनिंग टाइम कितना था, 7 सेकंड का। तो 7 सेकंड यहाँ पे अलोकेट हो जाएगा और यहाँ पे ये प्रोसेस पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कोई P2 प्रोसेस है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 20 सेकंड का है, तो ये प्रोसेस सबसे पहले इस क्यू में आएगी, पहली क्यू में। तो पहली क्यू में यहाँ पे प्रोसेसर किसी प्रोसेस के लिए सिर्फ 6 सेकंड ही दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम 6 सेकंड का है। तो 20 में से 6 गए तो 14 सेकंड के लिए P2 प्रोसेस इस क्यू पे आई तब। अब P2 14 सेकंड की, पर यहाँ पे CPU 7 सेकंड तक ही किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि राउंड रॉबिन आर्किटेक्चर पे काम कर रही है ये क्यू भी, और यहाँ पे टाइम क्वांटम 7 सेकंड का है। तो 14 में से 7 गए तो P2 पूरी तरह तो एग्जीक्यूट हो नहीं पाई, तो ये 7 सेकंड की बची, तो P2 को डिमोट करके हम इस क्यू पे ले आए। अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम कर रही है ये क्यू, तो P2 इस क्यू में आएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी आखिर में। ठीक है, तो हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को अलग अलग क्यूज के दरमियान प्रमोट और डिमोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं।
यहाँ पे नंबर ऑफ क्यू, कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया यूज करना है, ये सब डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटर पे, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि उसे कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करना है, इम्प्लीमेंटर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे कब किस प्रोसेस को प्रमोट करना है, कब किस प्रोसेस को डिमोट करना है, एजिंग किस तरीके से करना है, कौन सी क्यू में कौन सी प्रोसेसेस को डालना है, कौन सी क्यू में किस तरह का सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करना है, तो इसकी प्रोग्रामिंग बहुत टफ हो जाती है। तो इम्प्लीमेंटर के लिए बहुत टफ टास्क हो जाता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग की कोडिंग बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हमारी आखिरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम HRRN। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आपका आखिरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसका नाम है HRRN। HRRN का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। ये गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स, IBPS, PO, क्लर्क, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम, पटवारी, इन सब एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। हम सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, BCA MCA के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, CSIT के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। पर यहाँ पे मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में इतना इंपोर्टेंट नहीं है। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, यहाँ पे किसी प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो निकाला जाता है। यहाँ पे डिसीजन कैसे किया जाता है कि कौन सी प्रोसेस पहले आएगी या बाद में आएगी। जिस प्रोसेस का रिस्पांस रेशियो हाईएस्ट होगा उस प्रोसेस को सीपीयू सबसे पहले एलोकेट किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब रिस्पांस रेशियो कैसे काउंट करते हैं? वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम। ये एक फॉर्मूला है रिस्पांस रेशियो काउंट करने का। इस फॉर्मूले से रिस्पांस रेशियो को हम काउंट करेंगे, जिस प्रोसेस का रिस्पांस रेशियो सबसे ज्यादा आएगा उस प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले उठाएगा। एक तरह की प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम करने वाली अप्रोच है नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। याद रखिएगा, ये नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम करता है। ये गारंटी करता है स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने का। स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अच्छा है? HRRN। HRRN जो है स्टूडेंट्स, वो शॉर्टर जॉब्स को फेवर करता है और लॉन्गर प्रोसेस के वेटिंग टाइम को भी लिमिट करता है रिस्पांस रेशियो के द्वारा। ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है HRRN, ये छोटी प्रोसेस को फेवर करता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए फेवर करता है, और जो प्रोसेस लंबी है उनके वेटिंग टाइम को भी लिमिट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा आज का ये लेक्चर। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ना चाहते हुए भी आज का लेक्चर बहुत लंबा बन गया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को सीपीयू शेड्यूलिंग में यही नहीं पता कि FCFS क्या होता है, SJF क्या होता है, राउंड रॉबिन क्या होता है। तो 5-5 7-7 मिनट के वीडियो बनाता अलग अलग हर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के, तो बच्चे उससे सर्च ही नहीं कर पाते। मैं गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जरूरी था कि एक ही वीडियो में मैं सारा नॉलेज दे सकूं अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पूरी कोशिश की कि सीपीयू शेड्यूलिंग को मैं अच्छे से समझा सकूं, ताकि कोई बच्चा इस वीडियो पे आए तो उसको पूरा नॉलेज मिल जाए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट नॉलेज उसे मिल जाए। अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो स्टूडेंट्स, तो जरूर इस लेक्चर को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे थे पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जाके नोटिफिकेशंस में भी उसे ऑल कर दें, ताकि मैं जैसे ही नए लेक्चर्स अपलोड करूं तो नए लेक्चर्स से रिलेटेड वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।